10th क्लास और 12th क्लास ये दोनों विद्यार्थियों के लिए आज फिर केमिस्ट्री का क्लास लेकर के आए हैं और करीब करीब आपकी चैप्टर आप लास्ट की ओर बढ़ रही है। तो अब तक हमने मेटल और मेटलर्जी में आप लोगों के लिए कुछ जो चीज दिए, जितना भी चीज दिए उस समझे 10th के विद्यार्थी को तो पूरा हो गया कोर्स, सॉरी वो चैप्टर पूरा होने जा रहा है, लेकिन 12th क्लास के विद्यार्थियों को इसके अलावा भी कुछ बातें और बताना रह गया है। कारण कि कुछ बातें 12th क्लास के विद्यार्थियों के लिए ऐसी है जो 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, या 10th क्लास के विद्यार्थी समझने में उनको दिक्कत भी हो सकता है। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि पहले दोनों के जो चीज जरूरी है वो बता दें, उसके बाद फिर दोनों क्लास को सेपरेट करके 12 के शेष टॉपिक है उसको खत्म करेंगे। ठीक है, देखिए विद्यार्थी, आप लोग को बता रहे थे हमने कि किसी अयस्क या ओर से धातु कैसे प्राप्त की जाती है और धातु प्राप्त करने के लिए कौन कौन से स्थितियों या परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, कौन कौन सा उसके लिए काम करना पड़ता है, कौन कौन से विज्ञान के सिद्धांतों का पालन करना पड़ता है, ये सारी बातें हम लोग देखिए इस चैप्टर में पढ़ रहे थे। तो हमने सबसे पहले इसमें अयस्कों का सांद्रण या सज्जीकरण या प्रसाधन का काम किया। उसके बाद हमने बताया कि धातु को ऑक्साइड में बदलने के लिए यानी दो में से काम किया हमने, या तो बोले कि जारन करेंगे और नहीं तो फिर निस्तापन करेंगे, जो हमने कर भी लिए और पिछले वीडियो में आप लोग को सारा चीज भेज भी दिए। तो उसके बाद हमने कहा कि जब धातु ऑक्साइड के रूप में बदल गया तो उसमें से ऑक्सीजन हटाने के लिए तीसरा काम करना पड़ रहा था अपकरण, जिसको हमने प्रगलन भी बोल रहे थे। क्योंकि यहाँ पर बताए थे कि कभी कभी बिना अपकारक के भी यानी आपका धातु का ऑक्साइड अपकृत हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर बताए तो ऐसा करने के लिए टॉपिक था अपकरण या प्रगलन। अब इसमें तुम लोग को हमने बताया, याद होगा कि अब कौन से धातु का अपकरण कैसे करेंगे और इसके लिए कौन सा अपकारक उचित होगा, इसके चयन की बात चल रहा था। तो पिछले वीडियो में ये भी हमने भेज दिए थे कि जो कम क्रियाशील है यानी डी ब्लॉक में बहुत तरह का धातु है, लेकिन खास करके डी ब्लॉक का वैसा मेटल जिनका क्रियाशीलता कम है, तो कम है तो वैसे धातु को ऑक्साइड को अपकृत करने के लिए हमने कार्बन का सहारा लिया था। क्योंकि कार्बन भी एक अपकारक है और ऐसी स्थिति में हमने बताया थे कम क्रियाशील, जैसे कि देखा जाए हमने बता रहे थे, याद किया जाए यानी कार्बन। ठीक है, तो कार्बन द्वारा बता रहे थे यानी अपकरण का काम करते हैं। अब कार्बन के द्वारा अपकरण करते हो, जैसे कि एग्जाम्पल में आइए जो कम क्रियाशील है, जैसे कि बताओ आपने सीनेवार 12 का अयस्क है कौन सी सीनेवार, और सीनेवार से प्राप्त करते हैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अब इस मर्क्यूरिक ऑक्साइड के साथ हमने देखिए यानी कोक जो कोयला से प्राप्त होता नहीं, अब ये दोनों को लेकर के भट्टी में चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं? भट्टी में। हाँ, भट्टी माने कुछ हंसी नहीं आ जाए, बहुत सारे लड़के लोग समझता है कि शराबी का भट्टी होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं समझना है, लोहार के भी भट्टी होता है, देखे हो ना। और इसी तरह से कल कारखाना में भी भट्टी होते हैं। आप भट्टी में ले जाकर के देखिए हम लोग इसको गर्म करते हैं, इतना गर्म करते हैं कि एक गलने की पोजीशन में आ जाती है। तो कार्बन देखिए ऑक्सीजन को लेकर के अलग हो जाता है और यहाँ से बताइए मरकरी जो है आपका अलग हो जाता है और एक कार्बन मोनोऑक्साइड बनकर के यहाँ से निकल जाता है। ठीक है,
अब इसी तरह से बताइए डी ब्लॉक में कम क्रियाशील में तो बताओ जिंक ऑक्साइड भी आता है। अब ये जिंक ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए आपने याद कीजिए कैल्शियम आयन का सहारा भी लेते हैं या नहीं, या जिंक ब्लेड का भी सहारा लेते हो, और उसी को देखिए कोक के साथ यानी मिला करके जब इसको बताए कि हमने पुनः भट्टी में ले जाकर के गर्म करते हैं, तो यहाँ कार्बन का देखिए ऑक्सीजन से प्रीति ज्यादा है किसके अपेक्षा, जिंक की अपेक्षा। मतलब जस्ता में धातु है, मतलब इसमें भी समझो कि पहले ही तुम लोग बता दिए कि जितने सारे धातु हैं उसमें अपकारक का गुण है, तो जस्ता में भी देखिए अपकारक का गुण है और कार्बन में भी अपकारक का गुण है, लेकिन जस्ता की अपेक्षा कार्बन में अपकारक का गुण ज्यादा है। यही वजह है कि कार्बन यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर के हट गया। अब हट गया तो यहाँ पर आपने कहते हैं कि जस्ता अलग हो गया और यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से बताओ गैलेना का नाम सुने हो। अब गैलेना को बताओ सीसा का अयस्क स्थान है, अब यहाँ से लेड ऑक्साइड प्राप्त किया, यहाँ से देखिए कोक का प्रयोग आपने किया और यहाँ से लेकर के चलिए आपने गर्म किया। सीसा की अपेक्षा कार्बन में अपकारक का गुण ज्यादा था, इसलिए ऑक्सीजन को लेकर के ये अलग हो गया और देखिए यहाँ से सीसा अलग हो गए और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन के द्वारा अपकरण को कहेगा कि बताओ कार्बन के द्वारा कैसे यानी ऑक्साइड को हम अपकृत कर सकते हैं, तो आप बताइएगा कि कार्बन के द्वारा वैसे धातु के ऑक्साइड को अपकृत कर सकते हैं जिस धातु में कार्बन की अपेक्षा अपकारक का गुण कम होता है। मतलब कि कार्बन की अपेक्षा धातु का ऑक्सीजन के साथ प्रीति कम होती है, तब प्रीति कम होते हैं, इसलिए वैसी परिस्थिति में वो कार्बन के द्वारा अपकृत रहता है। ऐसे तो हेमेटाइट का नाम सुना है, तो हेमेटाइट का भी हम लोग करते हैं इसके द्वारा, जैसे कि आप लोग मानते हैं कि आपने कहता है Fe2O3 होता है हेमेटाइट, और इसी में कार्बन या कोक मिला करके देखा जाए आपने भट्टी में जाकर के गर्म किया, जब गर्म किया तो यहाँ पर देखिए आपका लोहा जो है एक गला हुआ अवस्था में आया, यहाँ पर भट्टी का नाम बात्या भट्टी भी कहते हैं। तो देखिए बात्या जो भट्टी होता है उसी भट्टी में जाकर के इसे गर्म करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है यहाँ से देखिए अलग रहता है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर आपको ज्यादा देना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कार्बन की अपेक्षा एल्युमिनियम से भी कर सकते हैं आप। ठीक है, तो कार्बन के द्वारा अपकरण जो किया ये पहले ही हमने बोल दिया था कि कम क्रियाशील है ना, तो कम क्रियाशील जो धातु था उस कम क्रियाशील धातु अगर प्राप्त करना है तो वहां पे कार्बन का प्रयोग आप कर सकते हैं, दिक्कत नहीं। अब देखेंगे सभी लड़के, दूसरा हमने कहा था याद किया जाए एल्युमिनियम द्वारा, याद है ना कि एल्यूमिनियम, अब यहाँ पर देखा जाए एल्यूमिनियम द्वारा यानी अपकरण करते हैं, तो एल्यूमिनियम द्वारा जब अपकरण करते हैं, ठीक है, अपकारक के रूप में किसका प्रयोग कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का, इसलिए इसको हम लोग एल्यूमिनो कहते हैं, समझिए, यानी एल्यूमिनोथर्मिक विधि बोलते हैं। तब एल्यूमिनोथर्मिक विधि जो होता है, ये विधि कोई पूछता हो तुमसे, अगर पूछ देता हो कि एल्यूमिनोथर्मिक कैसे कहते हैं, तो एल्यूमिनो जब थर्मिक कर दिया एक मतलब थर्मिक माने अलग वर्ड होता है। ठीक है, थर्मिक का मतलब हुआ कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अनेक ऊष्मा उत्पन्न होता है, तब थर्मल से बन गया थर्मिक, थर्मल का मतलब ताप ऊष्मा, तो जिस अभिक्रिया में तथा अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है
तो ऐसे अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया भी कहा जाता है। कौन अभिक्रिया? थर्मिट अभिक्रिया। अब देखिए अल्युमिनियम के द्वारा अपकरण बताए थे, जैसे याद किया जाए मैग्नीज बताए थे, जैसे हमने कहा था क्रोमियम है, जैसे बताए वेंडियम है, जैसे बताए थे टाइटेनियम है, जैसे आयरन है। तो ये सब धातु प्राप्त करने के लिए आप कार्बन का उपयोग नहीं कर पाते हैं या नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा? तो अब कारण होता है क्या कि देखिए एक कार्बन की अपेक्षा जो ये सब जो धातु दिख रहा है ये स्वयं अधिक अपकारक का गुण रखता है। ऐसी परिस्थिति में अगर इनके ऑक्साइड में जैसे कि देखा जाए, अब मानते हैं कि आपने कहा यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड पायरोक्साइड का, जैसे कि देखा जाए यानी कहते हो Cr2O3 कहते हो, ठीक है। यहाँ मानते हैं कि यहाँ से ये लोग कहते हैं Fe2O3 कहते हैं। और यहाँ पर देखिए अगर मानते हैं सपोज दैट कार्बन का अगर यहाँ प्रयोग करते हो तब इस स्थिति में क्या होती है कि मैग्नीज कार्बन से ही रिएक्शन कर जाता है। अब मैग्नीज कार्बन से रिएक्शन करके मैग्नीज कार्बाइड बन जाता है। सोचिए यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन लेकर देखिए अलग हो गया है, लेकिन यहाँ पर हमने कहा कि अगर कार्बन का प्रयोग करते हो तो एक कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन तो करेगा ही, लेकिन कार्बन मैग्नीज से भी रिएक्शन कर जाएगा, अब बन जाएगा मैग्नीज कार्बाइड। अब बताइए तो क्या मैग्नीज प्राप्त हो पाएगा? नहीं। तो इसलिए यहाँ पर कार्बन का प्रयोग न करके और अल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। अब एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं। अब आप बताओ मैग्नीज की अपेक्षा अल्युमिनियम में अपकारक का गुण ज्यादा होता है, इसलिए ऑक्सीजन को ही आसानी से यहाँ से खींच लेता है। बात समझ में? यानी अल्युमिनियम ऑक्साइड और यहाँ मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये दोनों में अगर कहा जाए तो यहाँ पर समझ अस्थायी अल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। इसलिए यहाँ पर देखिए मैग्नीज आपका अलग हो गया और यहाँ से ये समझिए अल्युमिनियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखा जाए भट्टी में ही काम करना होगा और यहाँ पर इतना गर्म करना पड़ेगा कि आपका पूरा का पूरा जल जाता है। इसी तरह से क्रोमियम ऑक्साइड है और यहाँ पर अल्युमिनियम लेते हैं और इसी तरह से भट्टी में जाकर के गलाते हो तो देखिए क्रोमियम आपका अलग हो जाता है और यहाँ से अल्युमिनियम ऑक्साइड अलग हो जाता है। बात समझ रहे हो? अब इसी प्रकार से देखिएगा अगर मानते हैं कि ये हेमेटाइट है और हेमेटाइट का चूर्ण है और इसी में ले लिया अल्युमिनियम, समझिए। तो हेमेटाइट और अल्युमिनियम ये दोनों का जो मिश्रण होता है इसको हम लोग कहते हैं फेराइट। क्या कहते हैं? यानी कि याद करिए Fe2O3 और दूसरा कौन सी है? अल्युमिनियम। ये बताओ कि चूर्ण के रूप में ले लिया और ये दोनों का जो मिश्रण होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? यानी थर्माइट कहते हैं। समझिए सब लोग। तो जब यहाँ पर देखिए हेमेटाइट और अल्युमिनियम के चूर्ण लेकर के अगर इसको हीट करते हो यानी गर्म करते हो तो यहाँ पर दोनों के बीच में जब रिएक्शन जब शुरू होता है तो इतना ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होता है, इतना ज्यादा हो जाता है कि हेमेटाइट से जो लोहा प्राप्त होता है वह भी लोहा एकदम गला हुआ रहता है। तो इस तरह से हेमेटाइट और अल्युमिनियम ये दोनों का जो आपका मिश्रण होता है यानी थर्माइट, इस थर्माइट का उपयोग आप कहाँ करते हैं? देखा होगा बिल्डिंग होते देखा है तुम लोग। तो जहाँ लोहा को जब जोड़ना रहता है वहां पर देखना जो मिस्त्री रहता है वह मिस्त्री क्या करता है यानी थर्माइट को देख के गला करके और दोनों को जोड़ देता है। एक मतलब बिल्डिंग जब काम करना है तब बिल्डिंग करते समय आप यानी कि देखिएगा जैसे रेल की पटरी है यानी रेल के चाहे पोल का बहुत बड़ा रड है और उसमें दरार पड़ जाता है, ट्रेन के आते जाते
उसमें क्या होता है, क्रैक कर जाता है। तो उस क्रैक दरार पड़ जाता है, वो दरार को भरने के लिए भी हम हेमेटाइट और अल्युमिनियम ये दोनों का मिश्रण यानी थर्माइट जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। बात समझ गया? तो इस तरह से देखा जाए यहाँ पर इस तरह से हमने कहते हैं कि लोहा देखिए ढलवा लोहा और यहाँ से कहते हो अल्युमिनियम ऑक्साइड। तब इसी को कहते हो, इसी को बोलते हैं ढलवा लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं? ढलवा लोहा बोलते हैं। समझिए? तो इस तरह से देखा जाए सभी लड़के, मतलब यहाँ पर हम लोग कहते हैं बैलेंस कहीं कहीं कर लिया आपने सभी, और Al2O3 हो गया। तो यहाँ पर चलिए यानी कि 2 लगा दीजिएगा। इस तरह से देखा जाए हो। अब इस तरह से बताइएगा तो ये अल्युमिनियम के द्वारा अगर अपकरण करने की बात करता है या कई ऐसा ऑप्शन विकल्प देता है चुनने वगैरह के लिए, तो इसको दिमाग में रखिएगा। अब देखिए तो एक हमारा था अल्युमिनियम के द्वारा अपकरण, तो ये भी क्या है, ये जितना भी ले रहे हैं यहाँ पर धातु, ये सब के सब डी ब्लॉक का है। कौन ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का है। लेकिन यही जो हमने कहा था कि अगर मान लेते हैं कि धातु बहुत ज्यादा क्रियाशील है, तो धातु बहुत ज्यादा क्रियाशील है, तो इसी को हमने बोला था कि विद्युत के द्वारा अपकरण करना होगा। तो देखा जाए यानी विद्युत अपकरण करते हैं, और विद्युत अपकरण में जो लेते हैं वह अत्यधिक या करना सब लड़के अत्यधिक क्रियाशील जो धातु होता है, ठीक है, यानी धातुएं। अब खास करके आप पिछले वीडियो में आप लोगों को भेजे थे कि जैसे कि मान लेते हैं कि आपका चलो सोडियम है, या कहता है बताओ कहता है कोनो मैग्नीशियम है, या बताए पोटासियम है, और इसी में मानते हैं कैल्शियम भी आ जाता है। नहीं, इसी में मानते हैं कि चला जाए आपका लिथियम को भी ला सकते हैं, तो लिथियम है, और इसी में आप बाद में एक अल्युमिनियम भी आ जाता है। तो ये सब का जब अपकरण करना रहता है तो यहाँ करंट के द्वारा करते हैं, यानी विद्युत के द्वारा करते हैं। अब विद्युत के द्वारा कैसे करते हैं तो ये समझिएगा। जैसे बताओ कि आपने कहता है बॉक्साइट से, समझिएगा, तब बॉक्साइट जो होता है, तब बॉक्साइट यानी कहता है Al2O3 और यहाँ पर बोला 2H2O, ठीक है, से यानी अल्युमिनियम का अगर कहता है कि निष्कर्षण करना है, किसका निष्कर्षण करना है? अल्युमिनियम का निष्कर्षण करना है। या मानते हैं कि आपको दे दिया सोडियम क्लोराइड, और कह दिया कि चलिए इसे सोडियम प्राप्त करिए, तो ये सब जितने सारे धातु हैं इसको देखिए विद्युत अपकरण करते हैं। अब इसमें करना क्या पड़ता है, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखा जाए इसमें एक हम लोग विद्युत अपघटनी सेल लेते हैं, यानी कहने का मतलब कि एक बर्तन ले लेते हैं, और ये जो बर्तन लेते हो इस बर्तन के देखिए भीतरी दीवार, समझिए, एक होता है मानते हैं कि आपका लोहा का बर्तन है, तो अगर बुक के अनुसार चलते हो तो बोलता है कि लोहा का सेल लिया। कौन सी का सेल लिया? लोहा का सेल लेके लेते हैं, और सेल का मतलब कौन सी? बर्तन। स्मरण जी, तो अब बताइए इस तरह से चलिए हमने लोहा का एक बर्तन लिया। अब बर्तन लेने के बाद इसका भीतरी जो भाग है इस पर देखिए ग्रेफाइट का या कार्बन कहते हैं, इसी का अंदर से देखिए हम लोग लेप मार देते हैं, समझिएगा सब लड़का लड़की, यहाँ पर देखिए लेप मार दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इसमें देखिए बॉक्साइट का जो गलनांक होता है वह काफी अधिक होता है, याद रखेंगे। तो बॉक्साइट का गलनांक अधिक होता है और ठोस अवस्था में इसकी चालकता भी कम होता है। तो कहते हैं कि बॉक्साइट के गलनांक को कम करने के लिए क्या करना है? कम करना है। तो बॉक्साइट के गलनांक को कम करने के लिए इसमें हम क्रायोलाइट मिलाते हैं, और इसकी चालकता को बढ़ाने के लिए
फ्लोरस्पार का प्रयोग करते हैं। तो देखा जाए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है समझिएगा सब लड़के, यहाँ पर देखा जाए बॉक्साइट और साथ में मिला देते हैं क्रायोलाइट। याद करना सब लड़के, यहाँ पर हमने देखा ये क्या क्या चीज ले रहे हैं। सबसे पहले तो बॉक्साइट को ले लिया और बॉक्साइट के साथ में क्रायोलाइट ले लिया। अब कोई पूछेगा कि बताओ बॉक्साइट में क्रायोलाइट का है क्यों मिला दिया, ठीक है। इसका सूत्र बताए थे आप लोग, याद है ना, यानी Na3AlF6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए कहेगा कि बॉक्साइट में क्रायोलाइट क्यों मिला दिया, तो इसका जवाब यही देना कंफर्ट से कि बॉक्साइट के गलनांक को कम करने के लिए और चालकता को बढ़ाने के लिए, ठीक है। अगर बॉक्साइट में क्रायोलाइट अगर नहीं लोगे तो बॉक्साइट को गलाने के लिए काफी उच्च ताप की जरूरत पड़ेगा, जो कंपनी के लिए लॉस की बात होगी नहीं। उसको बिजली का बिल बहुत ज्यादा न हो जाएगा जी। अब हीटर चलाना शुरू करोगे, अब बहुत ज्यादा ताप देने लगोगे तो बहुत ज्यादा बिजली का बिल उठ जाएगा। इसलिए यहाँ पर याद करेंगे कि बॉक्साइट के गलनांक को कम करने के लिए हमने क्रायोलाइट मिलाया या फ्लोरस्पार भी मिलाते हैं। उसके बाद देखा जाए बाई हीटर, हीटर से क्या करते हैं, गर्म करके इसको गलाते हैं। जब गल जाता है तब इसमें देखा जाए कुछ यानी ग्रेफाइट का छत इसमें हम लोग लटका देते हैं। याद करेंगे सभी लड़के। तो यहाँ से देखा जाए ये बीच में यानी कि इसको डुबा देते हैं। एक जो होता है तुम्हारा एक ग्रेफाइट की छड़ है, ठीक है। अब इस तरह से मानते हैं कि आपका 2, 3, 10, 20 जितना भी है यहाँ पर यहाँ ग्रेफाइट एक छड़ लगा दीजिए और लटकाने के बाद देखा जितने भी तार छड़ रहे हैं सबको एक साथ जोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद बताए थे कि अब इसमें करंट भेजना होगा। तब करंट भेजने का मतलब है कि यहाँ पर बताइए हमको बैटरी या जनरेटर का प्रयोग करना पड़ेगा ना, कारण कि यहाँ पर उच्च विभवांतर पर करंट देना है, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा सब लड़के आप लोग। तब बैटरी के देखिए हमने ऋण ध्रुव से इसको जोड़ दिया और ऋण ध्रुव से लेकर के देखा जाए अपना डीसी स्विच का प्रयोग करते हुए ये बताओ कार्बन का या ग्रेफाइट का लेप मारा हुआ था ना, कौन सी मारा हुआ था, ये देखा जाए बताए कि बर्तन के भीतर में यानी ग्रेफाइट का स्तर दे दिया। तब ग्रेफाइट या कार्बन जो है इसका स्तर हम लोग देते हैं, समझिए। यहाँ पर देखिए इसका स्तर दिया और इसी स्तर से देखिए बैटरी के ऋण ध्रुव को जोड़ दिया। ये बताओ तुम्हारा कैथोड का काम करेगा ना। अब बैटरी का देखिए यहाँ से ले रहे हो धन ध्रुव और धन ध्रुव लेकर के देखा जाए ग्रेफाइट का छड़ लटकाए हो एक छड़ से ला करके हम लोग यहाँ पर कनेक्शन करते हैं। अब बैटरी के धन ध्रुव से आप जोड़ते हो तो इसका मतलब कि प्लस हो गया। तो बोलो एनोड का ही काम करेगा, कौन सी काम किया, ये तो काम कर गया तुम्हारा कैथोड का, समझिए। एक चूंकि बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़े हो ना और ये जो काम करता है ये काम कर गया एनोड का, समझिए। अब बताओ कि देखिए जैसे यहाँ से स्विच को ऑन करोगे यहाँ से करंट निकला और एक करंट देखिए इस तरह से यहाँ पर आया और एक करंट जा करके यहाँ पे गला हुआ बॉक्साइट में आ गया। तो जैसे गला हुआ बॉक्साइट में आया यानी Al2O3 ये बताओ गलित है नहीं और गलित अवस्था में लिए हैं और इसी में बताया जाए आपने विद्युत धारा, बोलेंगे सब लड़के समझ लो ना, बस दिमाग लगाइएगा भी आप लोग। तब देखिए विद्युत धारा जब इसमें प्रवाहित करते हैं तो देखिए आयन के रूप में टूटने लगता है। जब आयन के रूप में टूट गया तो बताइए एल्युमिनियम पर 3 पॉजिटिव हो गया और ऑक्सीजन कहते हो तो 3O2 निगेटिव हो गया, ठीक है ना।
अब यहाँ पर देखा जाए ऑक्सीजन पर आपका ऋण आवेश आ गया। अब बताओ कि यहाँ पर अल्युमिनियम पर कौन सी चार्ज है, पॉजिटिव है। तब पॉजिटिव कब आती है, जब उसके परमाणु में से इलेक्ट्रॉन निकल गया है। अब बताओ कि जब तक इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तब तक आयन से परमाणु बदलेगा। तो इसको आयन से परमाणु में बदलना है, माने इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन चाहिए तब बैटरी के ऋण ध्रुव से बताओ इस तरफ से आ रहा है इलेक्ट्रॉन। कौन से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कैथोड के रास्ता से आ रहा है। अब यहाँ पर बताइए अल्युमिनियम जो हो गया, ये बताओ कि यहाँ देखिए 3 दूनी 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा तब बताओ ये अल्युमिनियम परमाणु में न बदल गया। अब अल्युमिनियम परमाणु में बदल गया, अब साथ ही कहाँ चल गया, कैथोड के ऊपर चल गया कि नहीं। तो मतलब है कि अल्युमिनियम इसमें जितना भी रहेगा, ये बताओ बर्तन के भीतरी दीवार पर ये बताओ सब सटने लगेगा ना। तो देखिए अल्युमिनियम जो है सटने लगेगा। बाकी देखिए ऑक्साइड हो गया यहाँ से, यानी 3O2 निगेटिव कहते हो। एक मतलब है कि सोचिए ये 3 दूनी 6, बताओ इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा हो गया है। तब एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए बताओ ये ग्रेफाइट की छत क्यों रहेगा ना। और यहीं पर आने के बाद बताइए वो अपना इलेक्ट्रॉन यानी 3 दूनी 6, तो यहाँ से कहेगा कि 3/2 और यहाँ पर लेते हैं 2। अब 2 कट जाएगा तो बाकी बचेगा 3O। अब यहाँ से बताइए ये 6 इलेक्ट्रॉन आकर के ये नोड पर छोड़ दिया। अब ये नोड पर बताओ इलेक्ट्रॉन छोड़ने लगा और अपने खुद देखिए ऑक्सीजन गैस बन करके यहाँ से निकलना शुरू हो गया। तो इस तरह से बताओ ऑक्सीजन कहाँ गया, ये नोड पर आ गया, और एल्युमिनियम कहाँ चल गया, कैथोड पर चल गया। तो अब बताओ यहाँ ग्रेफाइट के बगल से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए ग्रेफाइट का मतलब कौन सी, कार्बन। तो वो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाते हैं, इसलिए धीरे धीरे ये नोड जो होता है ना वो गलने लगता है। तब कुछ महीनों के बाद फिर एक प्लेट जब पूरा गल जाता है तब इसको चेंज करना पड़ जाता है। अब इस तरह से बताइए कि विद्युत अपकरण जब भी करना होता है तो इस तरह से बर्तन का प्रयोग की जाती है, वहाँ विद्युत धारा का प्रयोग करते हैं। जो धातु होता है वह कैथोड पर चल जाता है और बाकी जो होता है वो एनोड पर चल जाता है। तब कैथोड पर देखिए आपका अपकरण की क्रिया हो रही है, एनोड पर देखिए ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। मतलब यहाँ पे समझो रिडॉक्शन की क्रिया है, लेकिन कहा जाए कि एक जगह कैथोड पर अपकरण हो रहा है, एनोड पर ऑक्सीकरण हो रही है, बराबर नहीं। तो अब देखा जाए तब विद्युत अपकरण विधि से अगर कभी भी तुमसे क्वेश्चन डालता है कि चलो बताओ कि यहाँ पर धातु का निष्कर्षण कैसे होती है, तो वहां पर सारा विधि यही दिमाग में लगाएगा। जैसे कि बोलता है रॉक साल्ट या सेंधा नमक। अब सेंधा नमक से देखता है सोडियम प्राप्त करते हैं, इस विधि को कहते हैं डाउन विधि। डाउन तो डाउन विधि के द्वारा भी है जो कि आपको माने सोडियम क्लोराइड से सोडियम प्राप्त कर लेते हैं। वहां भी यही करते हैं, सोडियम क्लोराइड या नमक को पहले गला देते हैं, और नमक का गलनांक भी उच्च होता है। तो कभी कभी याद करना कि जिस अयस्क का गलनांक उच्च होता है उसके गलनांक को कम करने के लिए बाहर से जो पदार्थ मिलाते हो उसको गालक कहते हैं। क्या कहते हैं, गालक। तो देखिए कभी कभी बोला, जैसे यहाँ भी देखिए ऑक्साइड के गलनांक को कम करने के लिए क्या मिलाया, क्या यहाँ क्रायोलाइट मिलाया। उसी तरह से याद करना कि कभी कभी यानी कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि यहाँ पर आखिर अयस्क के अलावा ये क्यों मिलाया जा रहा है। तो बाहर से जो पदार्थ मिलाता है उसका मकसद होता है, तो एक तो गालक के रूप में काम कर सकता है और तो दूसरा द्रावक के रूप में काम करता है, फ्लक्स का काम करता है। तो यहाँ गालक के रूप में देखिए सेंधा नमक के समय भी गालक का प्रयोग करते हैं, बॉक्साइट के समय भी गालक का प्रयोग करते हैं। लेकिन
जब यहाँ पर याद करिएगा कि हेमेटाइट से यानी जब लोहा का निष्कर्षण करते हैं तो यहाँ द्रावक के रूप में चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। जैसे कॉपर पाइराइट होता है और कॉपर पाइराइट से अगर मानते हैं कि तांबा प्राप्त करना है तो आप द्रावक के रूप में सिलिका यानी बालू का प्रयोग किया जाता है। तो एक द्रावक बोलते हैं या फ्लक्स, तो वो अलग चीज हो गया। एक गालक हो गया जिसका मकसद है गलाना, उसके गलनांक को कम करना। तो धातु का निष्कर्षण करने का यही 3 तरकीब होता है जो दोनों क्लास के विद्यार्थियों के लिए जरूरी था, वो आप लोग को आज बता दिए। इसके बाद अगले दिन का क्लास जो बच गया है वह मेटल का यानी प्यूरिफिकेशन कैसे करेंगे और फिर उसको हम लोग यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक क्लास हम लोग के अगले दिन बताएंगे। आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।